स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को, ये जो वीडियो लेक्चर है उसको शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा क्लियर होगा। और जो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। बेस बुक में नहीं मिलेगा, आर डी शर्मा केसीसी ना एनसीईआरटी ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं कि आगे क्या क्या मिलेगा आपको। तो बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। पहला इसमें हम देखते हैं कि दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो हेडिंग दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आप या तो रो एंड कॉलम वाइज कीजिए, रो एंड रो वाइज कीजिए, या कॉलम एंड रो वाइज कीजिए, या कॉलम एंड कॉलम वाइज कीजिए। मतलब किसी तरह से इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब दो मैट्रिसेस लेते हैं, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ उसका कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंगली, तो उसमें जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो रो एंड कॉलम वाइज ही होता है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि क्या है डिटर्मिनेंट। मान लीजिए एग्जांपल लेके आपको हम समझाते हैं कि कैसे इसका मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए दो डिटर्मिनेंट्स है, x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2, x3 y3 z3 है। और इसका मल्टीप्लाई P1 और R1 ले लेते हैं, P2 Q2 R2, P3 Q3 R3। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट्स का? हम लोग जानते हैं कि जो ये डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का है, इसको इटसेल्फ आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके, मान लो एक एग्जांपल के लिए अगर थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि इसमें अगर वैल्यू रहता है एलिमेंट्स का, इसका कुछ वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट्स जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ वैल्यू होगा। मान लो सपोज इसका वैल्यू k आया, इसका वैल्यू z आया, ठीक है। तो k इंटू जेड, के जेड हो जाएगा। जो भी इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या तो सेपरेट इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इवेल्युएट कर लीजिए, और सेपरेट इसको इवेल्युएट कर लीजिए, और जो रिजल्ट इसका और इसका आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का, जो कि इजी है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो ये डायरेक्ट अगर हम सेपरेट मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, उससे अच्छा इजी रूप से अगर हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो इजी से बन जाएगा। तो इसको पहले सीखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो डिटर्मिनेंट का होता है वो पहले जो लिख देते हैं कि ये देखो, मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये रो एंड कॉलम वाइज, जो कि आपका ये रो एंड कॉलम वाइज जो है, ये आपको मैट्रिसेस में भी यही काम करेगा, सिर्फ यही काम करता है मैट्रिसेस में, ठीक है। अप्लीकेबल इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये ठीक है। बट डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रो एंड कॉलम वाइज तो हुआ ही हुआ, इसमें आप रो एंड रो वाइज भी कर सकते हैं। फिर आप रो एंड रो वाइज हो गया, अब
कॉलम एंड रो वाइज भी कर सकते हैं, फिर कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ये ठीक है। मैट्रिक्स में सिर्फ रो एंड कॉलम वाइज होता है। रो एंड कॉलम वाइज कहने का मतलब क्या है, जो पहले लिखा हुआ रहेगा तो पहला डिटर्मिनेंट का रो समझना है और दूसरा वाला डिटर्मिनेंट का कॉलम समझना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम वाइज ही करेंगे, तो क्यों ना इसको रो एंड कॉलम वाइज ही मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं, सीख लेते हैं, है ना। क्योंकि ये मैट्रिक्स में भी आपको यही जरूरत होगा, ये मैट्रिक्स में काम नहीं करता है। ठीक है, तो रो एंड कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसका रो लीजिए, ठीक है, पहला रो और इसका पहला कॉलम। पहले कैसे लिखा हुआ है, रो एंड कॉलम, पहला का रो, पहला डिटर्मिनेंट का रो लीजिए और सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट का कॉलम लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन क्या होता है 1 1, फिर यहाँ पोजीशन 1 2, फिर 1 3। कहने का मतलब ई फर्स्ट में जो आता है रो को बताता है और सेकेंड वाला कॉलम, और ये फर्स्ट जो ये है ये रो को बताएगा, ये कॉलम को बताएगा। ठीक है, तो पहला डिटर्मिनेंट का पहला रो और सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट का ये पहला कॉलम लीजिए। यहाँ पे जो आएगा वो पहला डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो एंड दूसरा वाला डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम। यहाँ पे पहला वाला डिटर्मिनेंट का पहला रो और दूसरा वाला डिटर्मिनेंट का थर्ड कॉलम। ये इस तरह से जो होता है इसके बेसिस पे हम लोग गुना करके लिखते हैं। तो इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, इसको ऐसे गुना करो, जैसे देखो इसको लो, ये हो गया, और फिर इसको लो। अब मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। x1 इंटू p1, x1 p1 प्लस देते हैं। ठीक है, फिर y1 इंटू p2, y1 इंटू p2, फिर प्लस z1 इंटू p3, z1 इंटू p3। ये ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया। फिर पहला का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था a1 1 1, फिर यहाँ पे 1 2, तो पहला डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम लीजिए। तो फर्स्ट रो, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो ही चलेगा। ठीक है, तो वो ध्यान से x1 का अब इससे मल्टीप्लाई करो, तो x1 q1 प्लस y1 q2, फिर z1 q3, ये आ गया। ठीक है, और 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी बनेगा। अब x1 अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 r1 प्लस y1 r2 प्लस z1 r3, ये ऐसे। ठीक है, अब पहला का काम खत्म हो गया, ये इसका काम खत्म हो गया। अब सेकेंड वाला रो भरिए, तो सेकेंड वाला रो के लिए क्या करेंगे कि इसका सेकेंड रो लीजिए और इससे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका रो और इसका कॉलम वाइज ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x2 p1 प्लस y2 p2 z2 p3 क्रॉसपॉन्डिंग प्लस z2 p3। ठीक है, ये तो रहेगा ही, इसमें ये रहेगा। तो x2 फिर q1 प्लस y2 q2 फिर y3 q3, x1 y2 z2 है, z2 q3 फिर x2 r1 प्लस y2 r2 फिर z2 r3 ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऐसे, ये r3, ये ऐसे डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, और फिर अब x3, अब इसको इससे करो। ठीक है, ये अब इसको लीजिए इससे, तो x3 p1 y3 p2 प्लस y3 p2 प्लस z3 p3, क्लियर। फिर x3
Q1 प्लस Y3 Q2 प्लस Z3 Q3, फिर X3 R1 प्लस Y3 R2 प्लस Z3 R3। ये डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये समझाने के लिए लिखे थे। कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल रहेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एकदम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन भी आपको हम रो एंड कॉलम वाइज सिखा दिए हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो रो एंड कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो एंड रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम एंड रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम इनटू कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो एक बार और इसको हम समझा देते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट का जो हम मल्टीप्लिकेशन किए हैं वो रो एंड कॉलम वाइज किए हैं, ठीक है। तो रो एंड कॉलम वाइज पहला रो ले लीजिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट का और पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसे अगर हम इशारा कर रहे हैं सेकेंड वाला, ठीक है, समझा रहे हैं। तो पहला रो, ठीक है, और पहला कॉलम, तो इसको क्रॉसपॉन्डिंग x1 p1 y1 p2 z1 p3 और सबको ऐड करके लिख दिए। तो ये पहला वाला भरा गया, पहला एलिमेंट्स, ठीक है, ये 1 1 हो गया। अब यहाँ पे जो रहता है ये 1 2, तो 1 2 कहने का मतलब पहला रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो पहला रो x1 और सेकेंड वाला कॉलम, तो x1 q1 y1 q2 z1 q3, ठीक है। फिर पहला ही रो चलेगा और R3 आ जाएगा, ये कॉलम C3 आ जाएगा। तो x1 R1 y1 R2 z1 R3, x1 R ये लिखा गया, ठीक है। तो पहला ये रो कंप्लीट हो गया, रिजल्ट जो आया उसका। अब x2 y2 z2 हो गया सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो को लीजिए और फिर कॉलम को लीजिए। तो x2 p1 y2 p2 z2 p3 यहाँ पे लिखा गया सम करके, ठीक है। फिर x2 q1 फिर y2 q2 फिर z2 q3 इसमें लिखा गया, क्लियर। फिर x2 r1 फिर y2 r2 फिर z2 r3 लिखा गया। फिर अब थर्ड के लिए ऐसे ही करते हैं, इसको लेते हैं इस रो को, ठीक है, x और कॉलम वाइज ऐसे इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो x3 p1 y3 p2 z3 p3 सम करके यहाँ पे लिखा गया। फिर x3 q1, ये q1 है, x3 q1 y3 q2 z3 q3 ये सेकंड के लिए आ गया। फिर x3 r1 y3 r2 z3 r3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करके लिख देंगे। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट आ गया। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको या तो अगर ऐसा इस टाइप का न्यूमेरिकल्स रहा अगर मान लो, तो या तो इसको इस फॉर्मेट में लिख के फिर डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लो, और नहीं तो सेपरेट इसको निकाल लो, इसको निकाल के गुना कर दो, सिंपल। क्योंकि तो क्या है, रिजल्ट है ना जी, स्केलर ना होगा, ये वैल्यू होगा कुछ, ठीक है, वैल्यू या एक्सप्रेशन होगा, ये भी वैल्यू या एक्सप्रेशन होगा, दोनों को सेपरेट निकाल के गुना कर दीजिए, या तो ऐसे लिख के इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। अब इससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं तो और क्लियर होगा। इसको कॉपी कीजिए, कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं 1, मान लो डिटर्मिनेंट ऐसे इवेलुएट करना है, 1 2 एक सिंपल वाला 3 4 और इनटू 1 4 3 5। अब इसको निकालना है, दोनों देखेंगे सेपरेट करके भी दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो अभी जो मल्टीप्लाई किए उसके हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको ऐसे सीखना जरूरी है क्योंकि मैट्रिक्स में ये बहुत, मैट्रिक्स में जो पार्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा वो थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन ही लगेगा, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब स्केलर मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, ठीक है। तो
इसलिए यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो दोनों हो जाएगा। ये और ये ऐसे लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस जैसे लिखते हैं वैसे 2 इंटू 3 ऐसे आपको एग्जाम में भी सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना होगा। 1 अब इसको ऐसे कर दिया फिर इसको ऐसे यहाँ पे लिखाएगा तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 2 इंटू 5 ये। फिर अब आ जाओ यहाँ पे इसमें आ जाओ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 फिर 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 ये। सिखाने के लिए ऐसे आराम से हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2। क्लियर? ये करते हैं 32 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 14 which is equivalent to minus 210 which is equivalent to 14। तो ये आपका 14 आंसर हो गया। और सेपरेट अगर हम निकाल के देखते हैं तो भी 14 ही आएगा। जैसे इसका जो सेकेंड हम लोग तो मल्टीप्लाई ही सीख रहे थे ना, इसलिए ये तो सिंप्लीफाई करने के लिए जानते ही हैं। तो सेकेंड मेथड जो है जो ऑलरेडी जानते हैं सिंप्लीफाई वेरीफाई कर लीजिए दोनों में से आंसर आ रहा है। तो अगर इसका 1 2 3 4 इसको इवेल्युएट करते हैं तो 1 इंटू 4 4 माइनस 6 तो माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया आपको -2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड 1 4 3 5 माइनस 12 तो -7। तो नाउ जो निकालना है 1 2 3 4 इंटू 1 4 3 5 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 इंटू 1 4 -7 तो विच इज इक्वल टू 14। दोनों में ठीक ही आ रहा है ना। तो ये आपको अगर मान लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई करने के लिए डिटर्मिनेंट में दे तो आप ऐसे एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट का नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का ही आता है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स का आपको आएगा। तो इसको एक और अच्छा सा प्रॉब्लम बनाते हैं और स्पष्ट होगा, ठीक है, डिफिकल्ट वाला। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड। चलो बच्चों अब इस प्रॉब्लम को बनाते हैं। ये एकदम ना आग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये 90% का स्टूडेंट अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो फेल हो जाएगा अगर बना के नहीं जाएगा तो। इसलिए इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे एकदम देखते जाइए, ठीक है। तो ये आग लगाने वाला एकदम क्वेश्चन है। आग लगाने वाला क्वेश्चन, आग लगा देगा अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो। इसलिए इसको जरूर इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट के मेथड से करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न देखो, सब देखो ये क्या है, कॉस का डिफरेंस वाला फॉर्मूला ये दिए हुए, ठीक है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सब में इस टाइप का पैटर्न है, सिर्फ यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें नहीं है ऐसे। तो इसको भी हम इस पैटर्न पे लिखेंगे कि ताकि एक एडजस्टमेंट हो सके, सिंप्लीफाई करने में इजी हो सके, ठीक है। तो 1 को इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 1 को यहाँ पे लिखिए cos अल्फा माइनस अल्फा। तो अल्फा माइनस अल्फा का cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी को एज इट इज जैसे है वो लिखा हुआ वैसे लिखिए। अभी पहले इसको बनाइए ऐसे गामा माइनस अल्फा, फिर cos अल्फा माइनस बीटा, और फिर 1 को आप क्या लिख सकते हैं cos बीटा माइनस बीटा। ये अल्फा वाला, ये बीटा वाला, गामा वाला ऐसे कर दो। और यहाँ पे तो दिए हुए हैं गामा माइनस बीटा, फिर cos अल्फा माइनस गामा, फिर cos बीटा माइनस गामा, फिर cos गामा माइनस गामा, ऐसे आप लिख दो।
ठीक है। तो इस तरह से ये एक टाइप का पैटर्न आ गया। कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऐसे ना दे के ऐसे दे सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये सब अच्छा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, तो बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है। तो पार्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में आने का बहुत ज्यादा संभावना होता है, स्टेट बोर्ड में भी आता है। तो इस तरह से ये हम लोग ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला जो होता है कोसाइन का, वो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। सम या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला जो है 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब फॉर्मूला आपको याद होगा। कॉस अल्फा इंटू, तो कॉस ए माइनस बी, एंगल ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, माइनस है तो प्लस होता है, साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला लग गया। फिर इसका फॉर्मूला लगाइए, कॉस ए चूंकि प्लस है तो आप अल्फा पहले लिखो या कोई भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। अब ये कॉस गामा और अल्फा का फॉर्मूला, कॉस ये गामा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस साइन गामा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और इसी तरह से इसको भी हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, अल्फा बीटा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यहाँ अल्फा होगा क्योंकि एंगल अल्फा अल्फा है, ठीक है। कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, क्लियर। कॉस गामा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन गामा इंटू साइन बीटा, ऐसे करके लिख लिए, ये बीटा है। फिर कॉस अल्फा माइनस गामा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन गामा, फिर कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस साइन बीटा इंटू साइन गामा, ये फिर ये कॉस गामा इंटू कॉस गामा प्लस साइन गामा इंटू साइन गामा, ये इस तरह से हम लोगों ने ऐसे करके इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट नॉर्मल की एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 R2, नहीं, ये वैल्यू इतना होगा कि आप बना ही नहीं पाएंगे, है ना, देखिए कि डर लग जाएगा। इसलिए इस टाइप का प्रॉब्लम में जरूर टेक्निक होता है। तो क्यों ना इसको स्प्लिट कर दे, जो अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं उस पैटर्न पे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे 2 डिटर्मिनेंट्स में, तो वो भी 3-3 ऑर्डर का 2 डिटर्मिनेंट्स बनेगा। तो 3 ऑर्डर के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए था ना, सम वाला 1 2 3 जो अभी हम लोग पढ़े थे। तो इसमें 3 नहीं दिख रहा है, सम 1 2 ही है। तो इसको तीसरा दिखाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे यहाँ पे इसको फिर लिखने से अच्छा है कि यहीं पे हम समझा देते हैं, ये कुछ नहीं है, 0 इंटू 0 लिख सकते हो आप। 0 इंटू 0 दोगे, इसमें जोड़ोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस 0 इंटू 0, ये दूसरा वाला के लिए, ठीक है। फिर इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इसी में समझा दे रहे हैं, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। फिर इसमें भी ऐसे लिख दीजिए, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये हो गया। तो ये सब में हम लोग का लिखा गया, ठीक है। अब इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट, अब देखो हम लोग क्या लेते थे कि इधर रो और इधर कॉलम लेके इसको जोड़ते थे। तो इधर मान लो कॉस अल्फा है, अगर कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा का सब में मल्टीप्लाई होता था, कॉस अल्फा
इधर क्या है सेकेंड वाला में कॉस अल्फा है, ठीक है। फिर इधर भी कॉस अल्फा है, यहां तक है, ये यहां तक, देखिए ये यहां तक ये वाला है, ठीक है। तो कॉस अल्फा तो पहला के लिए हो गया डिटरमिनेंट। दो को बना लीजिए कि क्या क्या लिखाएगा, इनटू ये, ठीक है, कॉस अल्फा। फिर दूसरा में साइन अल्फा, और फिर तीसरा में ये देखो, तीसरा में ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 लिखा गया, क्लियर। तो कॉस अल्फा, और ये किससे गुना हो रहा है, कॉस अल्फा से, ऐसे ये जाएगा। फिर साइन अल्फा का साइन अल्फा से, तो ये साइन अल्फा ऐसे कर दिए, ठीक है। फिर यहां पे आप देखिए कॉस अल्फा का कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको हम लोग कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर 0, ये देखो 0 इंटू 0, तो यहाँ 0 इंटू 0 ये हो गया। तो पहला ये लिखा गया, ठीक है। अब यहां क्या लिखोगे, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो कॉस बीटा। फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा है तो साइन बीटा चाहिए, तो यहाँ साइन बीटा दीजिए। रो एंड कॉलम वाइज बना दे रहे हैं, फिर ठीक है। 0 इंटू 0, तो 0 है तो यहाँ पे 0, क्लियर। और तीसरा क्या है, कॉस अल्फा, तो इसके साथ क्या चाहिए, कॉस गामा, तो यहाँ पे कॉस गामा, ठीक है, कॉस गामा। फिर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के साथ क्या चाहिए, साइन गामा, तो साइन गामा। फिर ये 0, तो ये 0, और फिर इंटू 0, तो यहाँ 0, क्लियर। आप ये नहीं भी लिख पाइएगा अगर मान लो, तो ये देखो 1 2 3 0, अगर किसी डिटरमिनेंट्स का एक कोई भी रो या कॉलम का ईच एलिमेंट 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 इंटू एनी डिटरमिनेंट इज 0, तो इसका रिजल्ट तो 0 होगा, ये तो पता चल गया। बट इसको क्या भरेंगे वो भी देख लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कॉस बीटा कर सकते हैं, और यहाँ कॉस गामा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे साइन बीटा और साइन गामा कर सकते हैं, 0 0, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया रिजल्ट, ये वाला 0 इंटू 0 बराबर 0, ये क्लियर। अब मल्टीप्लाई करके देखो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, देख रहे हो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। फिर 0 इंटू 0, ये पहला वाला तो समझा ही दिए थे, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा। फिर साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, तो साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, फिर 0 इंटू 0। तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, सब इसी तरह से आप लिख लीजिएगा। एक स्ट्रक्चर बन गया जो 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका 0, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार जरूर अपने मन से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, ये कुछ आपको होमवर्क दिए हैं जो बना के दिखाना है। इस होमवर्क में क्या करना है कि आपको ये दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई है, तो ये सेपरेट निकाल के नहीं दिखाना है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। इसका इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं बिकॉज यूज रो एंड कॉलम मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज आपको मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम से ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आपको वहां यही सब इसी टाइप का सिर्फ मैट्रिक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स का सिंबल आ जाएगा। बाकी इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए है। बच्चों को जो डिफिकल्ट मैट्रिक्स में लगता है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेस ही लगता है, तो इसीलिए इसको आप डिटरमिनेंट्स में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वहां इजी होगा करना। उसमें भी वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल आ जाएगा, तो इसको आप प्रैक्टिस करके जरूर दिखाइएगा, ठीक है। तो आज तो हम लोग बहुत ही पढ़े, बहुत अच्छा चीज सीखे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।